स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाई पर। और आज हम वीडियो लेकर के आए हैं कक्षा 12 की अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशंस देखेंगे। हम पेपर में क्या क्या हमको मिला उन सब चीज़ों पे ध्यान दें। क्वेश्चंस के आंसर क्या है आप चेक करें, आपका पेपर कितना सही हुआ है कितना नहीं हुआ है और आपकी कैसी प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उस सब चीज़ों का आपको यहाँ से आइडिया लगेगा। ठीक है, तो शुरुआत करें हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास है MCQ क्वेश्चंस। कह रहा है वाई एक्स की दिक्कोजाएँ हैं, तो वाई एक्स की दिक्कोजाएँ हैं वो 0 1 0 होती हैं। ऐसा ऑप्शन आपके पास सी है। कह रहा है यदि किसी अवयव की कोटि m/n है तो इसमें अवयवों की संख्या m × n यानी mn होगी, यानी डी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है यदि अवयव a, तो ये 3 क्रम की अवयव है भाई, तो यहाँ कह रहा है सारणिक 3a की वैल्यू बता दीजिए। तो हमने इसको पढ़ा है 3 और पावर n बोले तो कोटि अपने पास 3 है और तो हो जाएगा सारणिक a, तो वैल्यू आएगी 27 सारणिक a। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास सी। फोर्थ में कहता है यदि सदिश इतना 2i + 3j कैप xi कैप + yj कैप समान है तो xy के मान, तो आप इनके संगत घटक तय कर लीजिए। तो यहाँ 2 और 3 मिलेंगे आपको, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान 1/√2 साइन की टेबल में किसके लिए आता है, π/4 के लिए, तो आंसर हो जाएगा π/4। इजी पेपर दिया है। छठा क्वेश्चन कह रहा है यदि A 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी भाई, 2 होगी। हमने कहा था ये आपके पास इस प्रकार से अवयव मिल जाते हैं और डिफरेंट हो, तो उस केसेस में आपको ये देखना है सिंगल एलिमेंट है उस केस में तो आपके पास अवयवों की संख्या तुल्यता संबंधों की संख्या 2 होगी। और यदि आपको ऐसे 2 अवयव दे दिए जाते हैं तो फिर उस केसेस में तुल्यता संबंधों की संख्या केवल 1 होगी। फिलहाल 1 अवयव मिला है इसलिए तुल्यता संबंधों की संख्या 2 होगी। डायरेक्ट याद रखने का तरीका है ये। नेक्स्ट देखें आगे, कह रहा है अंतराल जिसमें फलन y = x² - x वर्धमान है। हमने पहले भी वीडियोज में इसको शामिल कर रखा है। एक अच्छा क्वेश्चन था लास्ट ईयर 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था। आंसर मिलेगा 0 से 2। एक फलन है 3x² + 4x³ इसका प्रत्ययोकलन पूछा गया यानी समाकलन पूछा गया। समाकलन करेंगे तो मिलेगा x³ + x⁴ + c। नेक्स्ट कहता है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में विशिष्ट हल में उपस्थित चरों की संख्या। भाई विशिष्ट हल जब होते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उस केसेज में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होती, मतलब संख्या 0 होती है। ये भी आपके पास बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर समभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ये अभी भी हमने प्री हाफ ईयरली एग्जाम्स में दिया ही था क्वेश्चन, और पहले के भी कराए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है। तो इसके बाद अंतर्गत प्रायिकता मिलेगी आपको 1/36। 11वें क्वेश्चन को देखें, कहता है वक्र y = sin x तथा x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, और लिमिट्स मिली है आपको 0 से पाई के बीच में। तो आपने देखा है भाई साइन का ग्राफ हो कुछ इस प्रकार से बनता है 0 से पाई में, तो आपको ये मान निकालना है और तो बिल्कुल इजी मान है आपके पास यह निकालना। 0 से पाई सीमाएँ लेंगे और साइन का समाकलन करेंगे। साइन का समाकलन होता है आपके पास माइनस में कोस, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा 2 वर्ग इकाई। ओके, यानी ऑप्शन सी सही होगा। आगे आ जाइए फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस में। कह रहा है अवकल समीकरण इतने की कोटि बता दीजिए। कोटि क्या होती है भाई, आपके पास यहाँ अवकल गुणांक में देखना है कितनी बार अवकलज हुआ है, 2 बार हुआ है, तो एक कोटि इसकी 2 है। ओके, समीकरण में सबसे अधिक बार अवकलन किसका हो रहा है वही आपके पास उतनी ही कोटि हो जाएगी। 2 बिंदु हैं, इनको मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजाएँ पूछी गई हैं। तो दिक्कोजाएँ पूछे तो पहले तो निकालेंगे दिक् अनुपात। दिक् अनुपात 3 में से माइनस के 2 कम करेंगे तो 5, और दूसरा 2 में से आप 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, और तीसरा दिक् अनुपात होगा 3 में से आप -5 कम करेंगे तो प्लस के 8। ये दिक् अनुपात है। दिक् अनुपातों से आप √a² + b² वैसे देना नहीं चाहिए था क्योंकि आपके पास फिल इन द ब्लैंक में इतने बड़े क्वेश्चन हो नहीं सकते। दिक् अनुपातों के वर्गों का योग उसका वर्गमूल, तो आपको मिलेगा ये कितना भाई, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 2 का 4 और 8 का 64। आप इन सबको ऐड कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, √93। तो आपके पास दिक्कोजाएँ आ जाएंगी भाई 5/√93 -2/√93 और 8/√93। आप नेगेटिव साइन के साथ यानी इनको प्लस माइनस के साथ भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। 14 क्वेश्चन में कहता है एक सदिश A और एक अदर सदिश B है, तो दोनों का ऐड कर दीजिए। ऐड कर दीजिए 2i और i कैप जुड़ेंगे तो 3i कैप हो जाएगा। 2j और -4j को ऐड करेंगे तो माइनस का 2j मिलेगा,
और 3k प्लस 3k यानी 6k कैप मिलेगा। ओके, नेक्स्ट में देखें, कह रहा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4। तो भाई ये मान 3π/4 है, वो तो आपके पास बिलोंग नहीं करता किसमें, इसी के मुख्य मानों में, जो -π/2 से +π/2 में है नहीं। तो आप क्या करेंगे, 3π/4 को चेंज करेंगे। कैसे लिखेंगे, तो साइन इनवर्स साइन 3π/4 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, साइन π/4, और साइन इनवर्स बाहर है तो आपके पास आंसर मिलेगा π/4। ठीक है, तो वैल्यू होगी कंप्लीट कितनी, π/4। नेक्स्ट देखिए, d/dx साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। अरे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को तो जानते हैं कितना होता है, 1, और 1 के लिए अवकलन करेंगे तो 0 मिलेगा। नेक्स्ट में देखो, इंटीग्रेशन e⁴ax dx। देखो e⁴ax का इंटीग्रेशन e⁴ax, x का गुणांक a तो a का भाग लग जाएगा और प्लस में c। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस थे कुछ। अब देखिए वन लीनियर क्वेश्चंस, या कहें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के। कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष निकाल दो, और r कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, a हम ये जानते हैं πr² होता है साहब। अब इसका आप त्रिज्या के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा 2πr। r का मान आप इसमें 6 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 12π। कितना मिल जाएगा, 12π। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अवकलन पूछा गया है x - y बराबर पाई का, तो x का 1 हो जाएगा, y का dy/dx हो जाएगा, पाई का 0 हो जाएगा। इजी आंसर है, dy/dx इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, log x के लिए इंटीग्रेशन पूछा गया है, हमने तो वैसे कहा था याद कर लीजिए, फिर भी नहीं कर पाते हो तो आप log के इंटू में 1 लगाइए और यहाँ खंड से समाकलन लगा लीजिए। तो log x और 1 का इंटीग्रेशन होगा, माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन होगा और 1 का इंटीग्रेशन होगा, इस पूरे का भी इंटीग्रेशन होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन x और गुणा में है log x, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन। तो आपके पास आंसर आएगा x log x माइनस x और प्लस में c ऐड कर देंगे। ओके, आगे कहता है 21 में कह रहा है सदिश इतने पर सदिश इतने का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ओके, अच्छा, प्रक्षेप निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके पास मॉडल पेपर में भी अभी कुछ समय पहले हमने सोल्व कराया था कि प्रक्षेप निकाल रहे हो तो आप पहले ऊपर प्रक्षेप का फॉर्मूला क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b वेक्टर। ठीक है, वो b वेक्टर के रूप में आप काम में लेंगे तो i कैप प्लस में j कैप ये b वेक्टर के रूप में काम आएगा। पहले तो आप a डॉट b ही निकालिए। तो यहाँ देखो a डॉट b वेक्टर फाइंड करेंगे तो वैल्यू 1 - 1 यानी 0 आ जाएगी। तो आप b के परिमाण की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू 0 आ रही है तो प्रक्षेप 0 ही रहेगा भाई। यदि आव्यूह a है तो a इनवर्स पूछा गया है। अच्छा, आव्यूह a मिला है तो सबसे पहले सारणिक a निकालेंगे हम, कितनी आएगी। तो -2 को गुणा करेंगे -3 से तो +6 मिलेंगे, और 4 को करेंगे -2 से तो -8, और घटाएंगे तो +8 हो जाएंगे। तो आपको मिल जाएगा 14। हमने पढ़ा है a इनवर्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है साहब, एडजेंट a अपॉन सारणिक a। अच्छा, एडजेंट a क्या होती है, सारणिक a का मान तो हमको मिल गया 14 है तो लिख दिया बाहर हमने। एडजेंट a कैसे निकालते हैं भाई, मुख्य विकर्ण के अवयवों के स्थान बदल देंगे, यानी -3 -2 हो जाएगा, और जो पश्य विकर्ण है इसके अवयवों के चिन्ह बदल देंगे तो -4 और प्लस में 2 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर होगा। ओके, सदिश इतने के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कर दीजिए। एक सदिश मिला है और उसी की दिशा में मात्रक सदिश पूछा गया है। अच्छा, एक सदिश का मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं भाई, ए वेक्टर में उसी के परिमाण का भाग दे देंगे। तो हमको यहाँ पर परिमाण चाहिए साहब, तो परिमाण निकाल दो, क्या आएगा, ए का परिमाण मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4, इसका वर्गमूल यानी √9, वैल्यू मिली 3। तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए ए वेक्टर को, आपको ए कैप प्राप्त हो जाएगा। आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आई कैप अपॉन 3 प्लस में 2j कैप अपॉन 3 और 2k कैप अपॉन 3। ये आपके पास इकाई सदिश हो जाएगा या मात्रक सदिश हो जाएगा। 24 पे ध्यान दें। 24 में क्या कह रहा है साहब कि a और b 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं और PA इक्वल टू 0.3 और PB इक्वल टू 0.6 है, तो PA इंटरसेक्शन B। अच्छा, A और B स्वतंत्र हो तो हमने ये पढ़ा है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB होता है। इजी फॉर्मेट का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या मिला, 0.3 इंटू 0.6, आंसर मिलेगा 0.18। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, P इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट में कहता है 25 में कि साहब अवकल समीकरण मिली है, इसका समाकल गुणांक निकाल दीजिए। अभी सोल्व करवाया था प्री वो मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है ये एज इट इज, और वहाँ पर भी समाकलन गुणांक ही पूछा गया था इसका। तो यहाँ पहले इसको सही रूप में लिखेंगे, ये मानक रूप में नहीं है समीकरण। तो dy बाई डी एक्स और प्लस में 2y बाई एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स से डिवाइड कर देंगे। भाई किसी ने मॉडल पेपर 2025 के लिए जारी किया गया मॉडल पेपर, उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो देखो यहाँ से आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। पी की वैल्यू यानी वाई का गुणांक ये है पी, तो आप यहाँ रखेंगे पी की जगह पर इसकी वैल्यू ई इंटीग्रेशन 2/x dx, समाकलन करेंगे e की पावर 2 log x, तो आपके पास क्या आएगा मान एक्स स्क्वायर। आप इसे यूँ भी कह सकते हो e की पावर log x स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो हट जाएगी, आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेखा की दिक्कोजाएं ज्ञात कीजिए जो निर्देश अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। मान लीजिए जो समान कोण है वो थीटा है, तो आप देखेंगे एल की वैल्यू भी क्या मिलेगी, कोस थीटा, एम की वैल्यू भी कोस थीटा और एन की वैल्यू भी कोस थीटा, ठीक है। और अपन ये जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिक्कोजाओं के वर्गों का योग 1 होता है। तो आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और एन की जगह भी कोस रखेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा, ठीक। अब आप क्या करें, तीनों को जोड़ दें तो ये हो गया 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें चाहिए कोस थीटा की वैल्यू, तो कितनी मिलेगी, प्लस माइनस में 1/√3। तो ये सारी दिक्कोजाएं एक समान होंगी प्लस माइनस √3 के रूप में, ठीक है, तीनों एक जैसी आएंगी। नेक्स्ट देखो 27 में क्या कहता है, यदि एफ आर से आर में और जी भी आर से आर में दो फलन है, एफ एक्स बराबर 2x + 3 और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो गोफ ज्ञात कर दीजिए। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। गोफ निकालना हो तो हमने पढ़ा था साहब कि गोफ एक्स कैसे ज्ञात करते हैं, जी एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस में 3, ओके। और अब क्या करना है, g में x की जगह पर 2x + 3 रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 2x + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि g में x आ रहा है उसकी जगह ही रखेंगे, तो ऐसे कैसे x की जगह 2x + 3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर लिख दिया, तो ये आपके पास गोफ होगा, ओके। 28 में क्या कह रहा है, कोट tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a का मान निकाल दीजिए। बिल्कुल मान निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है, ये वैल्यू है वो टोटल कितनी होती है साहब, π/2 होती है। तो कोट π/2 की वैल्यू, कोट π/2 की वैल्यू है वो 0 होती है भाई, ठीक है। तो छोटा सा आंसर है 0। 29 में कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है एवं त्रिभुज के शीर्ष हैं वो -2 0 0 4 और 0 k हैं, तो k का मान निकालिए। क्षेत्रफल मिला है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 और यहाँ सारणिक में पहले पॉइंट्स -2 0 और 1 और नेक्स्ट 0 4 सेकेंड पॉइंट है ये, और थर्ड पॉइंट मिला है 0 k 1, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसकी जगह में लिखेंगे कितना, +- 4, और इधर सारणिक है। आप इस सारणिक को सोल्व कर दीजिए, सोल्व करके आप k का मान निकालेंगे। पहले स्तंभ में 2 0 आ रही हैं तो आप पहले स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार लिख दें, आंसर इजी फॉर्मेट में। चलो मैं निकाल देता हूँ, ये मिलेगा 1/2 और प्रसार लिखेंगे तो -2 और 4 माइनस का k, ओके। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, +-4 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 और प्लस में k, ओके। तो 4 को इधर लेके आएंगे तो ये 4 प्लस माइनस में 4 इक्वल टू k, तो k की 2 वैल्यू आएंगी, जब प्लस का साइन लेंगे तो 8 और माइनस का साइन लेंगे तो 0, ठीक है। तो k के 2 मान होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दीर्घवृत्त है, इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की सहायता से आप दीर्घवृत्त के से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन देखो 4 गुणा होगा, केवल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेंगे और इन सीमाएं जो चलेंगी वो 0 से 4 तक की चलेंगी x एक्सिस के रूप में, और यहाँ आएगा वक्र का y × dx। तो आप इसे रख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 4 वक्र का y क्या मिलेगा, अब y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3/4 और रूट में 16 माइनस में x² × dx, ये मिलेगा। बस आपको इसका
इंटीग्रेशन करना है तो कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटीग्रेशन 0 to 4 और √16 माइनस में x² इंटू डी एक्स। सोल्व करें आप इसे और सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 12 पाई। कितना मिल जाएगा भाई, 12 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, सूत्र लगेगा यहाँ पे, डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला यूज होगा, बस उसमें सीमाएं रखनी है। 31 में कहता है हल कीजिए इंटीग्रेशन 2 से 8 और मोड x-5 dx। अच्छा, मोड का क्वेश्चन है तो देखो हमने कहा था कि मोड x-5 इक्वल टू 0 कहें तो x इक्वल टू 5 पर वैल्यू 0 देता है, तो यहाँ से इसका ग्राफ चेंज होता है। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, सीमाओं को बदलेंगे, 2 से 5 अलग होगी, फंक्शन बनेगा माइनस में x-5 और दूसरा पॉजिटिव वैल्यू देता है किसमें, ये 5 से लेकर के आगे कहाँ तक है, लिमिट्स 8 तक, तो हमने 8 तक लिख दी है। 5 से सभी बड़े मानों पर x-5 पॉजिटिव होता है, तो इसमें आपको मोड लगाने की नीड है ही नहीं, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों को आप सोल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपके पास इस समाकलन का हल होगा। तो देखो 5 से छोटे मानों के ऊपर आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू देगा, इसलिए हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, और 5 से बड़े मानों पर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो आपको मोड की आवश्यकता ही नहीं है, पॉजिटिव ऐसे ही रह जाएगा। ओके, अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ ये तो हो जाएगा माइनस में x²/2 और नेक्स्ट हो जाएगा प्लस में 5x और लिमिट्स रहेंगी 2 से 5। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपके पास x के लिए x²/2 और -5 के लिए माइनस का 5x और लिमिट्स होंगी 5 से 8। बस इसे आपको सोल्व करना है। आप यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 25/2 और ये हो जाएगा प्लस में 25, फिर -2 रखेंगे तो इस 2 को रखेंगे तो ये माइनस का पद है, घटाएंगे तो कैसा होगा भाई, लोअर लिमिट को घटाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, यह आएगा 4/2 और यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस में 10 हो जाएंगे। इस वाले पार्ट को सोल्व करें हम तो यहाँ पर 8 पुट करेंगे हम तो 64/2 और माइनस में 40, 8×5 40 होते हैं, और 5 रख करके घटाएंगे तो 25/2 और माइनस हो जाएंगे प्लस के 25। ओके, तो देखो ये माइनस में 25/2 हैं और ये भी माइनस के 25/2 हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 25 हो जाएंगे, और -25 को हम प्लस के 25 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वैल्यू है वो अपने पास 2 - 10 + 32 - 40 और प्लस में 25। इसे सोल्व करना है हमको। तो ये तो बच गया आपके पास -8 और ये प्लस के 32 तो बच गए प्लस के 24 और माइनस के 40 और प्लस में 25। 24 में से आप 40 कम कर दीजिए, माइनस के हैं तो माइनस के 16 बच गए और प्लस में 25, तो वैल्यू आ गई कितनी, 9। तो आंसर होगा भाई कितना, 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक अवकल समीकरण है dy/dx = 1 + y² / 1 + x² का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो ये तो भाई एक सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन है आपके पास। आप यहाँ पृथक्करण कर सकते हैं dy/dx, तो जो dx है इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर y की जो टर्म्स है उसको नीचे ले आएंगे, तो 1 + y² = dx/1 + x²। अच्छा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे हम तो यहाँ मिलेगा एक तो tan 1 y और दूसरी तरफ मिल जाएगा tan 1 x और प्लस में ऐड कर लीजिए c, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा भाई। ओके, ठीक है, बाकी इनवर्स में फॉर्मूले लगते हैं यहाँ पर tan में, लेकिन अब वो हट गए हैं इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, छोड़िए इसको यहीं पर ही। 33 में कह रहा है कि f(x) = 4x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन है f वास्तविक संख्या r पर है, डिफाइन। कह रहा है विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए f कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय मतलब इन्वर्सिएबल है। अच्छा, इन्वर्सिएबल कब होता है, जब फंक्शन कैसा हो, एक की आच्छादक हो। तो हम f(x) = 4x + 3 को एक की आच्छादक सिद्ध करना चाहेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मिला फंक्शन क्या है भाई, f(x) = 4x + 3 है। आच्छादक एक की आच्छादक सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो एक की लिखेंगे, हम इसे एक का टेस्ट लिखेंगे। माना x1 और x2 दो अवयव हैं, किसमें, प्रांत R में से।
और किस प्रकार से हैं? इस प्रकार से हैं कि इनके ऊपर फंक्शंस की जो वैल्यू है ना, वो फंक्शन की वैल्यूज इक्वल हैं तो हम x की जगह x1 पुट करेंगे फंक्शन में, तो बनेगा 4x1 + 3, और यहाँ पुट करेंगे x2 तो ये हो जाएगा 4x2 + में 3। इसे सोल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा तो 4x1 = 4x2, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 = x2। ऐसा कहीं पर भी होता है तो हम कहते हैं कि f कैसा है भाई, एक ही है। तो एक ही का तो पता लग गया, क्या ये आच्छादक है? आच्छादक का भी टेस्ट कर लेते हैं। आच्छादक में हम क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं f(x) है वो y के इक्वल है। किसके इक्वल है? y के। तो f(x) लिखते हैं हम यहाँ पर 4x + 3 = y। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी y - 3/4। अब यहाँ देखिए, आप y कोई भी वास्तविक संख्या पुट करेंगे तो एक चीज़ देखेंगे, अंश में भी वास्तविक संख्या, हर में भी वास्तविक है। वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या का भाग देंगे तो आपको वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। यानी यूँ कह सकता हूँ, प्रत्येक y बिलोंग्स टू R, सभी वास्तविक संख्या y के लिए पूर्व प्रतिबिंब किसके रूप में है? x के रूप में विद्यमान है। पूर्व प्रतिबिंब x के रूप में विद्यमान है, इसलिए f आच्छादक है। चूंकि f एक ही आच्छादक है, एक ही भी हो गया, आच्छादक हो गया, f एक ही आच्छादक है, इसलिए f व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, यह कहें तो इनवर्सिएबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। 34 में कह रहा है हमको कि रेखायुग्म के मध्य में कोण ज्ञात कर दीजिए। अच्छा, कोण ज्ञात करने के लिए क्या कर चाहिए? रेखाओं में से यहाँ से b1 वेक्टर चाहिए और दूसरी रेखा में से b2 वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो कोण ज्ञात करने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, cos θ = b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b का परिमाण और b2 का परिमाण। ठीक है, b1 डॉट b2 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो यहाँ आएगा 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये हो जाएगा 6, और 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये हो जाएगा कितना? 12 अपॉन रूट b1 के लिए आप परिमाण निकालेंगे तो 9 + 9 + 36, और b2 के लिए निकालेंगे तो 1 + 4 + 4। ओके, तो ऊपर वाली वैल्यू है वो तो आपके पास हो गई कितनी? 12 × 6 = 18 और 3 = 21, और नीचे कितना हो गया भाई? इन सबको जोड़ेंगे हम, 36 × 9 = 45, 45 और 4 = 54, और ये √9। तो 21 और बटे में 54 को कह सकते हैं हम 9 × 6, मतलब 3√6, और √9 है वो आपके पास हो जाएगा 3। ये 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपके पास cos θ के रूप में वैल्यू आई, वो बन गई कितनी? 7/3√6। ओके, या θ = आपको मिलेगा cos 7/3√6। ये आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, कह रहा है k का मान ज्ञात कर दीजिए यदि फलन इतना है, वो x = 5 पर कैसा है? कंटिन्यूअस है, सतत है। अच्छा, फलन सतत है तो फलन की सीमा और फलन का मान है वो समान होंगे। तो हमने फलन का मान और फलन की सीमाओं में से आप दाईं सीमा बाईं सीमा दोनों पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाईं सीमा लिखें हम f5 माइनस ज्ञात करेंगे वैल्यू, तो 5+, दाईं सीमा को हम कहेंगे 5+। फंक्शन की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी सीधे, तो आपको बाईं सीमा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन का मान भी यही निकलेगा और बाईं सीमा भी यहीं पर प्राप्त होगी। तो दोनों वैल्यू सेम ही रहेंगे, तो फिर बाईं सीमा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप तो केवल यहाँ से फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की जगह पर 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5 के प्लस में 1। ओके, और दाईं सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है इतनी। तो आप दाईं सीमा निकालने के लिए भी आप सीधी वैल्यू जो ऐसे देख लो, यहाँ x की जगह 5 रखेंगे तो 15 - 5 यानी 10 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 5 के = 9 और k = 9/5। ये आपके पास k की वैल्यू आएगी। मैंने शॉर्टकट लिखा है, ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में हम ऐसे लिखेंगे, बस वैल्यू बताइए कितनी आएगी।
बाकी लिखना है प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें, फंक्शन का मान और फंक्शन के लिए यहाँ से दाईं सीमाएं दोनों निकालना आपको ज़रूरी है। मैंने डायरेक्ट लिखी है दोनों ही वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है हल कीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए इतना। ये इंटीग्रेशन होगा तो भाई देखो अंश में कांस्टेंट है और हर में केवल 2 ही रेखीय गुणनखंड है। इसके लिए आप निरीक्षण विधि काम में ले सकते हैं, a/x+1 और b/x+2 ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। निरीक्षण विधि काम में लेंगे, अंश में जो भी है वो संख्या लिखें, अंश में केवल 1 है तो 1 लिख दिया हमने, और नीचे बड़े गुणनखंड में से छोटे गुणनखंड को घटाएं, जो भी अंतर आए उसको यहाँ लिखें नीचे। तो नीचे अपने पास अंतर यहाँ निकाल के देखोगे आप, x+2 में x+1 को माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। इंटीग्रेशन करेंगे, आपको 1 जो भी यहाँ से छोटा फैक्टर है उसको लिखना है, तो आ जाएगा x+1, और माइनस करना है इसमें से बड़े वाले फैक्टर को, माइनस में 1/x+2। ये इंटीग्रेशन आपको करना है, बहुत ही इजी सा है इंटीग्रेशन। log x+1 आएगा और माइनस में log x+2 आएगा, तो आप x+2 से डिवाइड कर दो इसको, यानी भाग दे दो, तो वैल्यू आ जाएगी x+1/x+2 प्लस में सी। ये log की प्रॉपर्टी है, ये आंसर हो गया आपके पास। 37 में देखें आप, 37 में कह रहा है कि भाई अंतराल ज्ञात कर दीजिए जिसमें फलन इतना है वो वर्धमान है। वर्धमान है तो आप इसमें अवकलन कर दीजिए, कितने आ जाएंगे भाई, f' आपको मिलेगा, वो मिलेगा 12x², और नेक्स्ट में माइनस के 12x और माइनस के 72, ठीक है, और 30 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इन सब में f' बराबर 0 रखेंगे हम, f' = 0। इस वाले केसेस में देखो आप यहाँ कॉमन लेंगे तो 12 तो कॉमन चला जाएगा, भाग लग जाएगा उसका, तो आपके पास समीकरण आएगी x² माइनस में x और माइनस में 6 बराबर 0। आप इस समीकरण से गुणनखंड करेंगे तो आपको 2 गुणनखंड मिलेंगे, एक तो मिलेगा x-3 और दूसरा मिलेगा x+2, और यहाँ से आपको x की 2 वैल्यू फाइंड हो जाएंगी, एक तो -2 और एक 3। इनको आप संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर दीजिए। संख्या रेखा पे आपके पास पहले तो आएगी -2, उसके बाद +3, और यहाँ प्लस माइनस के साइन लगाएंगे। तो हमने देखा इसने पूछा है वर्धमान के लिए, तो वर्धमान कहाँ होता है भाई, वर्धमान होगा आपके पास प्लस वाले पार्ट्स में। तो आपके पास ऐसे 2 इंटरवल होंगे, दोनों को एक साथ ऐड करके लिखेंगे आप, तो आंसर मिलेगा -अनंत से -2 यूनियन 3 से अनंत। इस अंतराल में आपके पास f है वो वर्धमान होगा। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि प्लस वाले भाग में वर्धमान हो गया माइनस में, उसके लिए आपके पास ये जो अवकलन आया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवकलन में आपको केवल इतना देखना है कि भाई चर राशि की सबसे बड़ी घात वाला पद है वो प्लस का है या माइनस का। यदि ये प्लस का है तो यहाँ से आप प्लस वाले भाग वर्धमान के लिए लिखें, और यदि ये वाला भाग है वो नेगेटिव है तो आप नेगेटिव भाग को वर्धमान के लिए लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 38 में क्या कह रहा है, यदि ए बी सी 3 इकाई सदिश हैं तो, और साथ में कहता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 है, तो a डॉट बी वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये वैल्यू फाइंड कर दीजिए कितनी आएगी। मतलब क्या कहा इसने, a b c 3 इकाई सदिश हैं, साथ में तीनों का योग है वो 0 होता है, तीनों वेक्टर्स का योग 0 होता है। ठीक है, नीचे करें 38 है, ये कहता है a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर तीनों कैसे हैं, इकाई सदिश हैं। इकाई सदिश हैं इसका मतलब उनका परिमाण कितना होगा, 1 होगा। और साथ में ये भी कहता है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर तीनों का सम है वो कितना है भाई, 0 है। क्या फाइंड करना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस में c वेक्टर डॉट a वेक्टर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसे फाइंड करने के लिए आप इसे उठाएंगे। ये क्या है भाई, ये कहता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर 0 वेक्टर है, तो 0 वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर भी 0 ही रहेगा। अच्छा, परिमाण के स्क्वायर को यूं भी कह सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस में c वेक्टर। आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, a के परिमाण का स्क्वायर, b के परिमाण का स्क्वायर, c के परिमाण का स्क्वायर प्लस में 2a डॉट b वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट c वेक्टर और प्लस में 2c वेक्टर डॉट a वेक्टर। ये वैल्यू तो इधर की वाली टोटल 0 है ही, क्योंकि इसका मान 0 है, दे रखा है यहाँ पे। अब
ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर 1, बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर भी 1 और सी वेक्टर क्योंकि तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं तो इसके परिमाण 1 रहेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू 1 ही आएगी। नेक्स्ट वाले सभी में आपके पास 2 कॉमन है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, इधर ले आएंगे माइनस का 3 हो जाएगा और बटे में 2, यानी ये जो 2 है इसका भाग दे दिया हमने, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार आप ऐसे लिख लीजिए इक्वल टू में 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू आ गई। कितनी होगी? माइनस में 3/2 होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है आवी विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरणों के निकाय को हल कीजिए। सबसे पहले तो आप इसको समीकरण फॉर्म है, इसको इस समीकरण रूप को हम आव्यूह रूप में बदलेंगे। तो भाई कैसे बनेगा? एक्स वाई के गुणांकों को ऐसे कैसे लिखें? 2, 5, 3 और 2। यहाँ एक्स और वाई के एक स्तंभ मैट्रिक्स और सामने इनके मानों की स्तंभ मैट्रिक्स की वैल्यू है वो 1 और 7 है। इसको हम ए कहते हैं, इसको एक्स और इसको बी कहते हैं। तो आव्यूह रूप में आपके पास समीकरण बनेगी एक्स बराबर बी। आपको एक्स फाइंड करना है तो इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स बी। ठीक है, ये इक्वेशन है। हमें बस ए इनवर्स चाहिए और इसको गुणा कर देंगे बी के साथ, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखो ए तो दे रखा है, सबसे पहले आप ए की सारणी का मान निकालिए, कितना आएगा? 4 और माइनस में 15, कितनी आई वैल्यू? माइनस के 11 आ गए। इसके अलावा आपको चाहिए एडजेंट ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। एडजेंट ए क्या होता है? मुख्य विकर्ण के अवयवों के स्थान बदलेंगे और पश्च विकर्ण के अवयवों के चिन्ह बदलेंगे, ये एडजेंट ए है। तो आप ए इनवर्स ज्ञात करने का सूत्र काम में ले सकते हैं। ए इनवर्स बराबर होता है एडजेंट ए बटे में सारणिक ए। सारणिक ए का मान माइनस में 11 है तो माइनस 11 से भाग दे दिया हमने, और यहाँ एडजेंट ए की वैल्यू 2, -5, -3 और 2, ये आगे पर आपके पास ए इनवर्स। अब आ जाइए एक से। एक में कहता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की जगह माइनस में 1/11 और मैट्रिक्स है 2, -5, -3 और 2, और ये मल्टीप्लाई होगी बी से। बी कितनी है भाई? 1 और 7। ठीक है, स्तंभ मैट्रिक्स गुणा कर दो, बाहर तो माइनस में 1/11 है और गुणा करेंगे आप यहाँ 2 को 1 से तो 2, -5 को 7 से करेंगे तो माइनस के 35 हो जाएंगे। नेक्स्ट दूसरे पंक्ति को करेंगे स्तंभ से गुणा, तो -3 गुणा होगा 1 से -3 और 2 गुणा होगा 7 से तो 14 हो जाएंगे प्लस के। क्या मिला सॉल्यूशन? माइनस में 1/11 तो ऐसे कैसे हैं, और यहाँ -33 और नीचे आएंगे प्लस के 11। आप -1/11 से इनको गुणा करें दोनों अवयवों को, तो एक तो मिलेगा प्लस में 3 और दूसरा मिलेगा माइनस का 1। ठीक है, तो आप तुलना करेंगे, इधर x है, x में x y है और सामने वाले में आपके पास 3 और -1 है। तो आप देखेंगे x इक्वल टू तो 3 आया और y इक्वल टू माइनस में आया। जब तुलना करेंगे आप संगत अवयवों की तो आपके पास ये आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 में कहता है समाकलन कर दीजिए। समाकलन में i इक्वल टू इंटीग्रेशन x e की पावर x अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर है साहब। ठीक, तो हम इसे थोड़ा सा बदलेंगे, e की पावर x, यहाँ जो x है नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ। ओके, अब x है और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, यहाँ भी 1 प्लस एक्स बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो एक जोड़ दिया, एक घटा दिया और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ही। ठीक है, तो अंश में हमने एक जोड़ा और एक घटाया, तो ये बन गया e की पावर x। आप एक भाग में यहाँ पर नीचे वाले पद का भाग देंगे तो 1/1 प्लस में x बचेगा और नेक्स्ट में माइनस का 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यदि मैं ऐसा मान लूँ यहाँ कि ये जो 1 प्लस एक्स है वो f(x) के बराबर है, तो आप इसका अवकलन करेंगे तो देखेंगे अवकलन होता है माइनस में 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये पूरा f'(x) है। ओके, तो आपके पास सवाल है कुछ इस प्रकार से बदल गया, e की पावर x f(x) और प्लस में f'(x), और ये सीधा फॉर्मूला है। क्या होता है इसका समाकलन? इंटीग्रेशन
करते हैं तो e की पावर x और fx, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू होती है। तो e की पावर x और fx की जगह वैल्यू कितनी थी भाई, 1/1 प्लस में x, तो प्लस c और ऐड कर देंगे, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहता है। y इक्वल टू a साइन x और b कोस x है, तो कर दो सिद्ध, इतना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमने दोनों जगह पढ़ा है, 5th चैप्टर में भी देखा है और हमने इसे 8th चैप्टर वो 9th चैप्टर में भी देखा है, उकल समीकरणों में भी। तो आप सबसे पहले तो y है, इस y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहला उसको कहेंगे हम dy बाई dx कहेंगे। क्या मिलेगा भाई, a कोस x और माइनस में b साइन x मिल जाएगा। आप एक बार और अवकलन कर दीजिए इसका, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये मिलेगा माइनस का a साइन x और माइनस में b कोस x। आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो a साइन x प्लस में b कोस x, और यही सवाल है y है मतलब, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, तो वाई को इधर ले आएंगे तो जो पूछ रहा है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल कितना है, उच्चतम है। योग 24 है, माना एक संख्या x है, क्या है, x एक संख्या है, तो दूसरी क्या हो जाएगी 24 माइनस x, दोनों का योग है 24, तो एक x है तो दूसरी 24 माइनस x होगी। प्रश्न कहता है दोनों का गुणा, a मान लेता हूँ दोनों के गुणा को, तो x और 24 माइनस x दोनों का गुणा है, वो उच्चतम आना चाहिए, तो a मैक्सिमम होना चाहिए। हम यहाँ इनको गुणा कर देते हैं, ये हो जाएंगे 24x माइनस में x स्क्वायर। हम इसका अवकलन करें तो अवकलन होगा a डैश, 24x का तो हो जाएगा 24, x स्क्वायर का होगा 2x, a डैश इक्वल टू 0 से आप चरम बिंदु निकालेंगे, तो 24 माइनस के 2x को आप 0 के बराबर रखेंगे तो x का एक मान आएगा 12, कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इस मान को यूज लेंगे हम, उसके लिए एक और अवकलन करेंगे a डबल डैश करेंगे, तो देखो अभी निकाला था हमने 24 का तो हो जाएगा 0 और 2x का आएगा वो मिलेगा माइनस का 2, और x बराबर 12 पर आप चेक करें तो a डबल डैश की वैल्यू -2 रहेगी, -2 लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 है, इसका मतलब x बराबर 12 पे उच्चतम मान होगा, पर a उच्चतम होगा, ठीक है। अच्छा, उच्चतम होगा तो क्या हो जाएगा भाई, x बराबर 12 एक संख्या है, तो दूसरी भी कितनी आएगी, 24 में से 12 घटाएंगे तो 12, तो दोनों संख्याएं 12 ही होंगी। ओके, नेक्स्ट देखो 43 में क्या कह रहा है, आलेखीय विधि से निम्नलिखित प्रोग्राम समस्या को हल कर दीजिए। देखिए प्रोग्राम समस्याएं मिली है, उसे हल करें। तो देखो पहले तो असमीकरणों को समीकरण रूप में लिखेंगे और समीकरण रूप में लिख करके उनके हल ज्ञात करेंगे। पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको एक आंसर्स मैच मिलेंगे नहीं। x प्लस वाई बराबर में 10 और दूसरी इक्वेशन आएगी x बराबर में y। अब देखो पहली इक्वेशन में x का मान 0 रखेंगे तो y 10 मिलेगा, और y को 0 रखेंगे तो x 10 मिलेगा आपको। और दूसरी समीकरण में आप देखो जब x का मान 0 तो y भी 0 आएगा, तो आप कोई और मान रख लीजिए, जैसे 5 रखा, x का मान 5 तो y भी 5 आएगा। ये पॉइंट मिले हमको। अब इनसे आप ग्राफ बनाएंगे। देखो हमने यहाँ असमीकरणों को हल नहीं किया क्योंकि ये समीकरण केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करती हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज देती है, नेगेटिव नहीं देती हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये नेगेटिव नहीं आएंगी, पॉजिटिव रहेंगी। तो इन दोनों को हम ग्राफ में शो करें तो भाई मैं ग्राफ यहीं बना देता हूँ छोटा सा। ये एक्स एक्सिस है, केवल इंडिकेट के तौर पर है, ये इंडिकेशन ही कर रहे हैं क्या क्या हो रहा है। और वैल्यूज हमने ऐसे ही लिए हैं कि हम प्रत्येक खाने पर 5, 10, 15 ऐसा यूज ले सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने 5, 10 ऐसा यूज लिया है। आप भी चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है 0, 10। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 10 है, तो ये है 0, 10 और दूसरा है 10, 0, तो ये है नेक्स्ट पॉइंट। इन दोनों को मिला लेंगे हम। ये पहली वाली जो SME थी कौन सी थी, x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसका है, ठीक है। और दूसरी x बराबर y, x बराबर y वाली के लिए 0, 0 है एक पॉइंट, तो
और दूसरा है 5 5 5 5 आपको यहाँ मिलेगा भाई, इधर से 5 इधर से 5, इन दोनों को मिलाएंगे तो दूसरी लाइन आपको यहाँ मिलेगी। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? x लेस देन इक्वल टू y को। ये दोनों ऐसे समीकरणों को शो किया हमने। अब इनके हल क्षेत्र पता करते हैं। पहली वाली जो ऐसे समीकरण है उसमें आप x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 यानी मूल बिंदु को निर्देशांक रख के चेक करो, क्योंकि ये रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजरती। मूल बिंदु को निर्देशांक यहाँ पे रखेंगे तो कहता है 0 बड़ा होता है 10 से। ऐसा होता नहीं, बिल्कुल असत्य बात है। इसका मतलब मूल बिंदु की तरफ वाला भाग तो हल क्षेत्र नहीं है। हल क्षेत्र होगा तो ऊपर की दिशा में इधर होगा, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। दूसरे वाले ऐसे समीकरण है वो मूल बिंदु से गुजरती है, तो बिंदु के निर्देशांक हम रख लेंगे 1 0, यानी यहाँ पर एक्स पे आने वाला कोई पॉइंट रख के चेक करेंगे ऐसे समीकरण में। एक्स की जगह 1 और y की जगह 0, तो एक छोटा होता है 0 से, नहीं ये भी सही नहीं है। जिसका मतलब हल क्षेत्र किधर होगा? ऊपर की ओर होगा, इस बिंदु से ऊपर की ओर, जो बिंदु यहाँ है उससे ऊपर की ओर। तो रेखा के ऊपर की दिशा में आपके पास हल क्षेत्र होगा, तो हमने इसके ऊपर तीर के निशान लगा दिए। अब आप देखो ये दोनों ऐसे समीकरणों के लिए हल क्षेत्र कहाँ मिल रहा है आपको, आप उसे ही छायांकित करेंगे। मैं देखूं तो ये हिस्सा मुझे ऐसा मिल रहा है जो दोनों ऐसे समीकरणों के लिए कॉमन एरिया प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखें हम तो क्या मिल रही है हमको, केवल 2 ही कोणीय बिंदु मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है कौन, ये 0 10, और दूसरा यहाँ जो काट रही है आपस में कितनी होगी ये वैल्यू और पता करनी है। तो ये आप पता करेंगे तो ये पॉइंट्स यही होगा भाई 5 5, इसी के ऊपर काटेंगे। ये किस पे काटेंगे? 5 5 के ऊपर, यानी ये यहाँ से यहाँ होगा। ये 2 कोणीय बिंदु हैं, दोनों कोणीय बिंदु से आप z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बताओ क्या आएगी z की वैल्यू? यहाँ निकालना कोणीय बिंदु और z लिख करके, यहाँ पे कोणीय बिंदु और यहाँ z का मान। तो z का मान कोणीय बिंदु में 2 मिले हमको, एक तो 0 10 और दूसरा मिला 5 5। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम समस्या आपके पास ये है उद्देश्य फलन। इसमें रखिए सबसे पहले 0 10, x का मान तो 0 हो गया, y की जगह 10 रखेंगे तो 90 आ जाएगा भाई, और 5 5 रखेंगे तो 5 3 15 और 9 को 5 से करेंगे तो 45, ये होता है 60। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 60। उसने पूछा है मिनिमम z, तो मिनिमम प्रेजेंट में कितना है? यहाँ पर 60 दिख रहा है हमको, पर क्या यही आंसर है? नहीं, कह नहीं सकते श्योर। क्यों? क्योंकि भाई ये हमें जो एरिया मिला है ना वो कैसा मिला है? अनबाउंडेड मिला है, ऊपर से खुला हुआ है। तो ये जितना हिस्सा ऊपर से खुला हुआ है तो हो सकता है ऊपर के हिस्से में भी और कोणीय बिंदु होते। मान तो कोणीय बिंदु पर अवस्थित होते हैं पता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा मिला ही नहीं, तो कहाँ होगा वो? तो हम ऊपर और जांच करना चाहेंगे यहाँ कि कहीं ऐसा है कि यहाँ कोई और बिंदु हो जिसपे मान कितना हो, 60 से भी कम हो। तो ये जांच कैसे होगी? उद्देश्य फलन को लेकर के चलेंगे हम। यदि संभव है तो हम ये लेके चलेंगे कि 3x प्लस में 9y है, क्या इसकी वैल्यू 60 से कम है? ये चेक करना चाहते हैं। ये भी अपने आप में एक ऐसे समीकरण बन गई। इस समीकरण का हल एक तो 5 5 ही होगा जो पहले निकाला था हमने। ठीक है, दूसरा और फाइंड कर लीजिए आप यहाँ से। आप यहाँ x को 0 पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी आपको कितनी? y इक्वल टू 16/9। तो 60 में 9 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 20/3। 20/3 मतलब 6 पॉइंट कुछ 6.67। तो लगभग अंदाजे से कच्चा चित्र है अपने पास। तो ये 6 पॉइंट, x तो 0 है ही और y 6.5 से थोड़ा सा ऊपर आपको यहाँ मिल जाएगा। इस पॉइंट को और ये जो पहले से दिया हुआ पॉइंट है 5 5, इन दोनों को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो SMA का है उसमें इक्वल टू नहीं है। ये सब चीज़ें 11th क्लास की हैं, SMA का है वहाँ पढ़ी है आपने। ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? 3x प्लस में 9y लेस देन 60 को। ये रेखा है, इस रेखा का हल क्षेत्र पता करते हैं हम तो क्या मिलेगा? पता करें तो भाई मूल बिंदु के निर्देशांक आप इस SMA में पुट करेंगे। यहाँ SMA में मूल बिंदु निशान रखेंगे तो 0 छोटा होता है 60 से, मतलब हल क्षेत्र किधर है? नीचे की ओर है। अच्छा, पहले वाला जो सुसंगत हल क्षेत्र मिला था LPP का वो तो था ऊपर की तरफ, और ये किधर है? नीचे की तरफ। इन दोनों के एरिया में कोई सा भी उभयनिष्ठ भाग नहीं है अपने पास। अच्छा, दोनों में उभयनिष्ठ कोई सा भी नहीं है। इसका देखो नीचे के हिस्से में मिल रहा है और उसका ऊपर के हिस्से में मिल रहा है। तो ऊपर वाले पीले वाले भाग में और इसमें ये जो हमने किया है छायांकित, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ हिस्सा नहीं है और नहीं है। तो इसका मतलब 60 से कोई भी छोटा मान नहीं है।
तो यहाँ लिखेंगे आप, इस चीज़ की लाइनों को लिखना है कि भाई सुसंगत हल क्षेत्र और उद्देश्य फलन की असमीका से प्राप्त हल क्षेत्र में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए कोई भी मान 60 से छोटा नहीं होगा, इसलिए एलपीपी का न्यूनतम मान कितना होगा, 60 ही होगा। ओके, कितना होगा भाई, न्यूनतम मान 60 ही रहेगा। ठीक, यदि आप ऐसा क्वेश्चन नहीं करते हैं तो एक और समाकलन के लिए आपके पास यहाँ से क्वेश्चन मिला है कि आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, हमने पहले भी कराया है इसे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। वरना यहाँ पे 3 काम होंगे आपके पास। सबसे पहले x का निष्कासन होगा, कैसे होगा, P4 लगा करके होगा साहब। ठीक है, x के निष्कासन के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से a cos स्क्वायर x और यहाँ b को साइन स्क्वायर x है। तो हमने कहा था कि आपके पास ऐसी कंडीशंस मिलती हैं हर में साइन और कोस की घातें सम संख्या में समान आती हैं। ठीक है, उस केसेस में क्या करेंगे आप, जो उतनी भी घात है मैक्सिमम आप उतने लेकर के कोस से अंश में भाग दे देंगे। तो आप इस पद का अंश में और हर में दोनों जगह भाग देंगे। इसके बाद आपके पास एक यहाँ से P6 गुणधर्म भी काम आएगा, आप उसे भी अप्लाई करेंगे और उसके बाद समाकलन कर देंगे प्रतिस्थापन की सहायता से, आपको ये मान मिल जाएगा। ठीक है, पहले हो चुका है, पीछे की वीडियोस में आप इसे देख भी सकते हैं। चलिए, क्यों सिद्ध करने का है, डाउट्स तो होने ही नहीं चाहिए, आंसर बिल्कुल इतना ही आएगा। 3 स्टेप्स हैं इसमें, बता दिए आपको, x का निष्कासन, भाग देने का, और उसके बाद एक गुणधर्म लगाना है और प्रतिस्थापन करके आंसर प्राप्त करना है। 3 स्टेप्स हो गई हैं। क्वेश्चन है 44, कहता है 3 अभिन्न डिब्बे हैं जहाँ प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। प्रश्न सिक्के में दोनों सिक्के सोने के हैं, दूसरे में दोनों चांदी के हैं और तीसरे में एक सोने का और एक चांदी का है। व्यक्ति याद से एक डिब्बा चुनता है। अच्छा, डिब्बे को चुनने के लिए क्या क्या प्रायिकताएं हो सकती, वो घटनाएं हो सकती हैं, E1, E2 और E3। 3 डिब्बों को चुनने की घटनाएं हो सकती हैं। प्रथम डब्बे का चयन, नेक्स्ट में दूसरे डब्बे का चयन और नेक्स्ट में तीसरे डब्बे का चयन। ये 3 घटनाओं को रिप्रेजेंट किया हमने, E1, E2, E3 डब्बे का चयन कर लिया। ठीक है, इसके अलावा कहता है डब्बे का चयन होने के बाद क्या कर रहा है, वो उसमें से एक सिक्का निकालता है। यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी किसका है, सोने का ही है। क्या किया, घटना ए घटित हुई है, निकाला गया सिक्का सोने का है। निकाला गया सिक्का किसका है, सोने का है। ठीक, सबसे पहले तो आप P1, P2, P3 की प्रायिकताओं पे ध्यान दीजिए। 3 घटनाएं क्या हैं, डिब्बों का चयन। अच्छा, 3 डब्बे आपके सामने रखे हैं, डिब्बों का चयन सेम बिल्कुल समसंभाव्य घटनाओं के रूप में रहेगा, तो प्रायिकताएं सबकी 1/3 आएगी। अब आगे आइए, सबसे पहले हम PA/3 को काउंट करें, तो PA/3 क्या होगी, PE1 से पहले हम PA/E1 को काउंट करें, यानी पहले डब्बे का चयन हुआ हो और तब हम वहाँ से एक सिक्का निकालते हैं पहले डब्बे से और वो सोने का है। देखो, पहले डब्बे में दोनों सिक्के ही सोने के हैं, पहला सोने का है, ठीक है, और दूसरा भी पहला सोने का सिक्का है, दूसरा भी सोने का है सिक्का है, तो वहाँ से सोने का सिक्का 100% निकलेगा, तो प्रायिकता 1 हो जाएगी। PA/E2 हमने दूसरे सिक्के का चयन किया तो वहाँ सभी सिक्के चांदी के हैं, तो वहाँ आपको कोई भी सोने का सिक्का नहीं मिलेगा, तो प्रायिकता क्या होगी भाई, 0 होगी। और PA/E3 तीसरे डब्बे में एक चांदी का और एक सोने का सिक्का है, सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, ये तो पता है निकाला गया सिक्का सोने का है, तो डब्बे में दूसरा सिक्का भी किसका है, सोने का। ऐसा किस केस में है, पहली घटना के लिए। तो आपसे पूछा गया PE1/A, और जब भी घटक घटनाओं की प्रायिकता पूछी जाती है वहाँ हम लगाते हैं बेस प्रमेय। क्या लगाते हैं, बेस प्रमेय। क्या होती है बेस प्रमेय, E1/A के लिए बेस प्रमेय होगी PE1 × PA/E1 अपॉन PE2 E1 × PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 और प्लस में PE3 × PA/E3। ये आपके पास बेस प्रमेय है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसमें। अच्छा, अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, P1 की वैल्यू हमने लिख रखी है 1/3 है और A/E1 की वैल्यू 1 है। ये वैल्यूज़ नीचे ही पुट करेंगे, 1/3 × 1 प्लस PE2 की वैल्यू 1/3
और प्रायिकता इसकी a/2 की 0 और 1/3 और नेक्स्ट की प्रायिकता 1/2। आप देखेंगे सभी में 1/3 तो कॉमन है, तो कट जाएगा, कॉमन लेके काट देंगे। अंश में बचेगा 1, हर में 1 + 0 + आधा ये बचेगा। आप नीचे जोड़ते हैं तो नीचे बन जाता है 3/2, तो 2 आपके पास ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे रहेगा, प्रायिकता आ जाएगी टोटल 2/3। ठीक है। ऐसे ही एक और है, यदि आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो इसके अथवा में है, कहता है कि व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो सत्य बोलने की प्रायिकता 3/4, असत्य बोलने की 1/4 है, मतलब 25% वो झूठ भी बोलता है। एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। पासे पर आने वाली संख्या कितनी है? 6 है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। इसकी प्रायिकता याद करने के पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में ही क्या है? 6, यानी वो सत्य बोल रहा है, सत्य बोलने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो ये भी सेम बेस पे का क्वेश्चन से कर सकते हैं। तो भाई, और नहीं भी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम फिर से दे देंगे आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन। 2 क्वेश्चन हमने सोल्व नहीं कराए क्योंकि इजी वे में है, तो हो सकते हैं सोल्व। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरे पेपर का सॉल्यूशंस था। तो आप कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं आपको पेपर कैसा लगा, और आपको ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। यदि चाहिए तो आप हमें मैसेज करके बिल्कुल बताएं। ये क्लासेस जल्दी शुरू करेंगे हम, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।